अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। मुझे इसका बड़ी शिद्दत से एहसास है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं इस बात को पसंद नहीं करते कि मैं बाहर बैठ के मुख्तलिफ़ जगहों पे बोलना शुरू कर देता हूँ। काफ़र मुल्क है, यहूदियों के म्यूज़िक भी चल रहा होता है, शोर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा एक मसला है, मेरा एक से ज़्यादा मसला है, मेरे दो मसले हैं बुनियादी तौर पे। एक मसला तो ये है कि मैं पाकिस्तान से 9 घंटे वक्त में पीछे हूँ। अब यहाँ अगर इस वक्त दिन के 1-1:30 बजे हैं तो पाकिस्तान में रात के ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं। दूसरा मेरा मसला ये है कि मुझे पैदल चलने की, दौड़ने और वॉक करने की एक तरह की एडिक्शन हो चुकी है। मैं हर दिन में मेरी कोशिश होती है कि कम से कम भी 5 मील, 5 से 10 मील, कल का जो दिन था उसमें मैंने तकरीबन 10 मील वॉक किया और रन किया। आज भी मेरा ख्याल है तकरीबन 10 मील वॉक एंड रन करूँगा। तो मैं मुख्तलिफ़ हिस्सों में दूर दूर तक निकल जाता हूँ और इतनी देर हो जाती है कि मेरे लिए वापस घर पहुँचना, चूँकि मैं पैदल चल रहा होता हूँ, घर पहुँच के वीलॉग करना जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं मुख्तलिफ़ जगहों से अपने आईफोन खोल के वीलॉग करने की कोशिश करता हूँ। और ये वीलॉग मुझे, बल्कि आपका फ़ीडबैक भी इसमें चाहिए होगा। ये मैं बगैर किसी माइक्रोफोन के कर रहा हूँ और आईफोन से कर रहा हूँ, तो मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि ये एक्सपेरिमेंट किस हद तक कामयाब रहता है। इस वक्त 2 चीज़ें मेरे सामने हैं, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। एक ये कि अदालतों में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के 22nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान के जो केसेस हैं, एक इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में वो अपील जिस पर अभी तक बेंच नहीं बना, इनका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे क्या असरात मुरतब होंगे। और दूसरा नवाज़ शरीफ साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिन्होंने MQM के साथ एक इलेक्टोरल अलायंस की शक्ल जो है इख्तियार कर ली है। लेकिन इससे पहले कि मैं इन दोनों चीज़ों की तरफ चलूँ, मैं कुछ मुख्तसर कमेंट करना चाहता हूँ उस इंतहाई इंटरेस्टिंग डिबेट का जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। जो मतीउल्लाह जान साहब ने इस्लामाबाद के लिटरेरी फेस्टिवल में जो सवालात उठाए, जिसका ताल्लुक़ आदिल शाहज़ेब साहब से है, उसमें फिर ज़िक्र आ जाता है मुनीब फ़ारूक साहब का, फिर ज़िक्र आ जाता है उसमें कामरान शाहिद साहब का, और फिर उसमें ज़िक्र आ जाता है अहमद नूरानी साहब का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अहमद नूरानी की शख्सियत से मैं बहुत मुतासिर हूँ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड ऑफ अहमद नूरानी। और मैं किसी से गुज़िश्ता 18 महीने की जो मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मीडिया की सूरत हाल देखी है, या जो भी सूरत हाल हमारे सामने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की हुई है, जिसमें सब लोग ऊपर नीचे हो गए हैं, उसमें मैं अहमद नूरानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। मेरी अहमद नूरानी से कोई मुलाकात नहीं थी। अहमद नूरानी या उन शायद मेरे बहुत ख़िलाफ़ भी रहे होंगे, लेकिन मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। और वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ थे और मुझे हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के फेवर में समझा गया। और शायद मैंने उनके बारे में क्रिटिकल कमेंट्स भी किए होंगे, उन्होंने कहा मेरे बारे में उससे कहीं ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा क्रिटिकल कमेंट्स किए होंगे, मैंने इतने नहीं किए होंगे। लेकिन गुज़िश्ता 18 महीने में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वाई आई एम सो इम्प्रेस्ड ऑफ अहमद नूरानी। देखिए, अहमद नूरानी हमेशा से इमरान खान के क्रिटिक रहे हैं, अभी भी वो इमरान खान के कोई बहुत बड़े हमायती नहीं हैं। अहमद नूरानी ने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे जो कमेंट किया है गुज़िश्ता 18 महीने में, उस कमेंट के अंदर मुझे एक जेन्युइन जर्नलिस्ट की, जर्नलिस्ट को तो मारेंगे नहीं, लफ्ज़ जर्नलिस्ट तो एक बड़ा ओवररेटेड किस्म का वर्ड है, बात है इंसान की। और मुझे अहमद नूरानी के अंदर एक सच्चा मुबस्सर, सच्चा कमेंटेटर, ज़रूरतमंद शख्स, इखलाकी ज़रूरत जो है मुझे नज़र आई जब उन्होंने देखा कि इमरान खान के साथ उनका लेना देना कुछ नहीं है। तो जब उन्होंने देखा, और उनका तो हमेशा से एक ताल्लुक़ जो है वो PMLN, उनको PMLN का सपोर्टर समझा गया। उनका जो अखबार था जिसमें वो काम करते रहे, दी न्यूज़, उसका PMLN के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, और उनके बाकी सारे कोलीग्स भी प्रो PMLN रहे हैं। लेकिन जब अहमद नूरानी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बदलते हुए हालात देखे तो उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। और मैं उनके ट्वीट्स को, और इसी तरह से मैंने उनको समझा। जब मैंने उनके डे आफ्टर डे मैंने उनके ट्वीट्स देखे तो मुझे समझ आई कि अहमद नूरानी इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी, और जो फैक्ट फोकस वो रन करते हैं पब्लिकेशन। अच्छा, फिर मैंने उनको देखा वो कितना काम करते हैं। एक दफ़ा मेरा ख्याल है, एक या 2 दफ़ा, मेरा तो ख्याल है शायद एक ही दफ़ा मेरी उनसे फ़ोन पे बात हुई, जब मैंने उनको कांटेक्ट किया, और शायद वो मेरे ख़िलाफ़ भी इतने थे कि मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं लगा रहा। मैंने उनको ट्विटर पे प्राइवेट मैसेजेस भेजे, मैं उनके ट्वीट्स रीट्वीट्स करता रहा। मैं चाहता था कि मैं उनसे बात करूं, जो मेरे बारे में उनके जहन में बहुत सी गलतफहमियां हैं उन्हें मैं दूर करूं। फाइनली मुझे उनका नंबर मिल गया किसी से यहाँ अमेरिका में, हालांकि वो भी वाशिंगटन में है, मैं भी वाशिंगटन में हूँ, लेकिन अभी तक मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई।
अच्छा, अब वाशिंगटन कोई छोटा सा शहर भी नहीं है। ये वाशिंगटन का जो पूरा एरिया है ना, ये सैकड़ों किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ है। ये इस्लामाबाद की तरह का कोई छोटा सा शहर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल पीस ऑफ लैंड है। बहरहाल मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो जब मेरी उनसे टेक्स्ट मैसेजेस पे बातचीत हुई, फिर मैंने एक आध दफ़ा फ़ोन हमने मिस किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर साहब एक्चुअली 2 जगहों पे जॉब करता हूँ और ज़ाहिर है कि बड़ी मुश्किल है यहाँ ज़िंदगी गुजारनी। बावजूद इसके कि यहाँ जब वो अमेरिका में आए, शायद पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर आए, और फिर उन्होंने 2017 में, आपको पता है कि उन्हें इस्लामाबाद में ज़दवकूब किया गया। ज़दवकूब क्या किया गया? मेरी जब अहमद नूरानी से बात हुई तो उन्होंने मुझे जब वाक़े की पूरी डिस्क्रिप्शन दी, जो पाकिस्तान के अखबारात में ठीक तरह से पब्लिश नहीं हुआ था, तो इट वाज़ क्वाइट क्लियर कि उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। जिस तरह से उनको मारा गया, जिस तरह से उनसे लोहे की रॉड्स के ज़रिए उनका सर फाड़ा गया, ब्लीडिंग से उनकी डेथ भी हो सकती थी। तो 2017 के अक्टूबर में उनके साथ ये सब कुछ हुआ। फिर वो अमेरिका आ गए और यहाँ पर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अपना एक मास्टर्स प्रोग्राम भी किया। लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है, इन टर्म्स ऑफ जैसे ज़िंदगी का जो माशी स्ट्रगल होती है, वो उनकी बड़ी मुश्किल थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 जगहों पे जॉब करता हूँ और मैं वक्त निकालूंगा आपसे बात करने के लिए। फिर हमारी बात हुई, बड़ी तफसील से बात हुई। फिर मुझे फैक्ट फोकस का भी बताया, और चंद दिन पहले मैंने देखा कि फैक्ट फोकस के लिए वो लोगों से जिसको क्राउड फंडिंग कहते हैं, वो क्राउड फंडिंग का कह रहे थे। मैं भी वो क्राउड फंडिंग करूँगा, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट होऊंगा। और मेरी आप सब से, जो ख़ास करके अमेरिका में हमारे दोस्त हैं, अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं, मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि जो फैक्ट फोकस है नूरानी साहब की जो पब्लिकेशन है, जिसमें और भी बहुत सी कुलीग हैं और जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बड़ी ज़रूरतमंदाना काम कर रही है, आपके लिए जहाँ जहाँ मुमकिन हो आप फैक्ट फोकस के लिए क्राउड फाइनेंसिंग करें, और मैं मज़ीद इसके ऊपर बात जो है वो करता रहूँगा। सो वन ऑफ द प्रिंसिपल थिंग जो मैं आज कहना चाहता था कि गुज़िश्ता 18 महीने में जो मैंने लोगों का कैरेक्टर देखा है, उसमें मैं अहमद नूरानी के कैरेक्टर से, अगर इसकी कोई वैल्यू है किसी के लिए, आई एम मच इम्प्रेस्ड बाय पर्सनल इंटेग्रिटी ऑफ अहमद नूरानी। अब मैं आता हूँ जो सिचुएशन आदिल शाहज़ेब ने फ़ेस की है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑल्सो मतीउल्लाह जान ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है। ये इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में मतीउल्लाह जान जो हैं, उन्होंने बहुत मुनासिब टोन एंड टैनर में, बहुत सही तरह से, वही सही ज़ुबान के अंदर, और बहुत ही चुभता हुआ उन्होंने सवाल उठाया। लेकिन मैं चुभती हुई जर्नलिज़म ना करता हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होता कि कोई लोगों को चुभते हुए सवाल पूछे जाएँ या उनकी कोई बेइज्जती कर दी जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान ने बहुत ही मुनासिब तरीके से ये जो प्रिंसिपल क्वेश्चन था वो आदिल शाहज़ेब साहब के सामने रखा, जहाँ पे अस्मा शराजी साहब भी मौजूद थी, वसअतुल्लाह खान साहब भी उनके साथ बैठे हुए बहुत गौर से उनकी बात सुन रहे थे, और हारिस खलीक साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है पैनल के ऊपर थे। जो मुझे 3 टेलीविज़न एंकर पर्सन ऐसे हैं गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में जिनसे ज़बरदस्ती ये इंटरव्यूज़ करवाए गए हैं। उसमें कामरान शाहिद साहब थे, दूसरे मुनीफ फ़ारूक साहब, और तीसरे जो है आदिल शाहज़ेब साहब हैं। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी ये कहा था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सिंस आई हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट एंड कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तानी मीडिया फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स, तो मैंने सबका राइज़ देखा है, मैंने सबकी इमर्जेंस देखी है पाकिस्तानी टेलीविज़न में। कामरान शाहिद साहब तो मेरा ख्याल है एक हैंडसम प्रेजेंटर रहे हैं, वो एक प्ले बॉय किस्म का कैरेक्टर हैं। लेकिन कामरान शाहिद जो हैं, उनका कभी भी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के माशरे के ऊपर कोई ख़ास पर्सपेक्टिव नहीं है, उनकी कोई ख़ास अंडरस्टैंडिंग कभी थी ही नहीं। ही इज़ अ हैंडसम फेस, ही इज़ एन अदाकार ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया। मतलब ही डजंट हैव एनी डेप्थ एंड ग्रेविटास, उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कभी भी मैंने कामरान शाहिद को कोई ऐसी बात करते हुए नहीं देखा जिससे ये लगे कि उनका कोई पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट करता था। तो कामरान शाहिद वॉज नाइदर हेयर नॉर देयर। कभी भी उसकी कोई, पता नहीं क्यों आ गए हैं यानी मीडिया के अंदर, शायद मीडिया का राइज इस तरह का हुआ कि कामरान शाहिद पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा बन के उनको बेसिकली टेलीविज़न की एक्टिंग साइड में होना चाहिए था। उनकी जो एक्चुअल नेचुरल, मैं समझता हूँ जो उनका गिफ्ट है उनकी पर्सनैलिटी का, उन्हें या तो फिल्म में होना चाहिए था या उन्हें ड्रामा सीरीज़ वगैरह उनकी बनानी चाहिए थी। वो एंकर पता नहीं क्यों बन गए। उनके साथ भी ज़्यादती है और एंकर प्रोफेशन के साथ भी बड़ी ज़्यादती है, लेकिन ज़राए अबलाग के साथ भी बड़ी ज़्यादती है कि कामरान शाहिद पाकिस्तान के ज़राए अबलाग का हिस्सा हैं, और कामरान शाहिद के साथ भी बड़ी ज़्यादती है क्योंकि उनका जो नेचुरल फोर्टे है वो एक्टिंग के अंदर, मुझे लगता है कि वो एक्टर है बुनियादी तौर पर। लेकिन जो दोनों दूसरे एंकर पर्सन थे, आदिल शाहज़ेब साहब और मुनीफ फ़ारूक साहब, ये दोनों पढ़े लिखे सुलझे हैं, इनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर एक पर्सपेक्टिव है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ इन्होंने जुल्म किया
पाकिस्तान के लोगों के साथ गुज़िश्ता चंद हफ़्तों में ये 2 मुजरमाना इंटरव्यूज़ करके वहाँ इन दोनों बेचारों के साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। बिकॉज़ मुनीफ फ़ारूक कानून का तालिब इल्म है, लॉयर है, अच्छे घर से है, बहुत पढ़ा लिखा है, सेंसिटिव आदमी है। जिस तरह से ये मुजरमाना काम मुनीफ फ़ारूक से करवाया गया, ये पाकिस्तानी निज़ाम और चौधरी निज़ामुद्दीन का ये बड़ा जुल्म था चौधरी निज़ामुद्दीन ने जो इन एंकर पर्सनस के ऊपर किया है। और आदिल शाहज़ेब की तो एक सर्टन एथनिक नेशनलिस्टिक फीलिंग भी है, जो सब नेशनलिस्टिक फीलिंग होती है, एक पश्तून फीलिंग की उनके अंदर है, और वो उसके साथ भी आइडेंटिफाई करते हैं। और उनके साथ तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा ये जुल्म हुआ है कि जिस तरह से उनसे एक चीज़ करवाई गई है कि उनकी जिस किस्म की फीलिंग्स के साथ आदिल शाहज़ेब ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया था, एंड आई ऑलवेज़ रेस्पेक्टेड हिम फॉर दैट, एंड आई थॉट कि उनकी एक जेन्युइन पोजीशन है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है उसके ऊपर। लेकिन जिस तरह से उनसे ये सरेंडर करवाया गया, और आदिल शाहज़ेब ने वहाँ पर इस्लामाबाद लिटरेरी फेस्टिवल में जो काउंटर कमेंट्स किए हैं मतीउल्लाह जान के कमेंट्स के जवाब में, उसमें उन्होंने कुछ इस तरह का एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब आप एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर काम करते हैं तो आपकी बहुत सी मजबूरियां भी होती हैं। टेलीविज़न चैनल के मालिकान जो हैं उनकी बात आपको माननी होती है, एडवर्टाइज़र जो है उसका बड़ा प्रेशर होता है। वहाँ उन्होंने खामखा वैसे मलिक रियाज़ को वहाँ पे रगड़ दिया है। मलिक रियाज़ के साथ पाकिस्तानी मीडिया का जो लव एंड हेट रिलेशनशिप है उसकी वजूहात बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं, मैं उससे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। उसकी वजह यह है कि मलिक रियाज़ ने बाज़ टेलीविज़न चैनल्स को बहरिया टाउन ने उनकी बड़ी सरपरस्ती की। जब उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लातादाद फंड्स दिए तो कुछ और टेलीविज़न चैनल और अखबारात पाकिस्तान में ऐसे थे जिन्होंने जो चाहते थे कि मलिक रियाज़ साहब उसी तरह से करोड़ों रुपए के एड्स हर महीने उनको दें। जब उन्होंने वो नहीं दिए तो उन्होंने मलिक रियाज़ को डिमोनाइज़ करने के लिए उनके ख़िलाफ़ कैंपेन रन की। क्योंकि मेरी बात हमेशा बाकी तमाम कमेंटेटर से मुख्तलिफ होती है। मैं चाहूँगा ज़रा इस चीज़ पे गौर करें। आपके ख़्याल में पाकिस्तान के कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला के जो बाकी सारे बिजनेसमैन हैं, ये जो लैंड डेवलपर्स हैं, ये जो फैक्ट्री और कारखानादार हैं, ये आपके ख्याल है बड़ा एथिकल बिजनेस रन करते हैं पाकिस्तान के अंदर? अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को छोड़ के, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को अगर आप उसमें से छोड़ दें, नेस्ले को छोड़ दें, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दें, या जिस तरह से जो अमेरिकन बिजनेस कॉरपोरेशन के साथ नत्थी फॉरेन कंपनीज़ हैं जिनकी के रेगुलेटरी अफेयर्स जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में अल्टीमेटली मैनेज होते हैं, वहाँ उनको अपना अकाउंट फॉर करना पड़ता है, उनको निकाल के पाकिस्तान के अंदर जितना देसी कारोबार करने वाला सेठ है उनमें से कोई आपको लगता है कि मलिक रियाज़ से ज़्यादा एथिकल होगा? क्या उसकी सारा का सारा कंडक्ट करना जो है वो ज़्यादा एथिकल होगा? लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है मलिक रियाज़ में और इन सारे पाकिस्तानी और बाकी सारी जो देसी बिजनेसमैन हैं। मलिक रियाज़ ने पाकिस्तान के लाखों नहीं तो हज़ारों लोगों को अपने साथ अमीर बनाया है। बिकॉज मलिक रियाज़ पाकिस्तान के अंदर उन चंद वाहिद कैरेक्टर्स में, और भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स होंगे, मैं सबसे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मलिक रियाज़ साहब, अब तो मैं पाकिस्तान से बाहर आ गया हूँ, मेरा लेना देना कुछ नहीं है फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ, तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैं पाकिस्तान कब वापस आऊँगा, ना मेरी मुलाकात होती है, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़िलहाल शौक़ है। लेकिन मलिक रियाज़ ने पाकिस्तान में जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन की है, इस पर ज़रा गौर करें। मलिक रियाज़ ने उस तरह से पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएशन करके लोगों को दिखाया है, ज़मीन की पार्सलिंग के ज़रिए उसको डेवलप करके उसमें जो वैल्यू एडिशन की है वो पाकिस्तान में किसी ने की नहीं उससे पहले। 75 साल की पाकिस्तान की तारीख़ में मलिक रियाज़ बहरिया टाउन पहला ये कैरेक्टर और एंटिटी है जिसने लैंड को इस तरह से डेवलप किया है जो DHA नहीं कर सका था, जो और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो नहीं कर सकी थी। और मैं अमेरिका में जो फिरता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि मैं तो हर दिन 5 से 10 मील चलता हूँ, दूर दूर निकल जाता हूँ, और मैं अगर खुदा न खास्ता गूगल मैप ना होता तो कभी वापस ही ना पहुँच सकता मैं, लेकिन गूगल मैप की मदद से मैं हमेशा अपना रास्ता वापस ढूंढ लेता हूँ, या उबर की मैं कैब पकड़ लेता हूँ वहाँ से। तो यहाँ जगह जगह इतनी खूबसूरत लैंड डेवलपमेंट हुई है कि मैं अशश कर उठता हूँ कि कितनी इमेजिनेशन है लैंड डेवलपमेंट पे। लेकिन पाकिस्तान में स्टार्टिंग फ्रॉम 1947-48 टिल 1996-97 जब बहरिया टाउन बना, पिंडी का फेज़ 1 to 6, तो पाकिस्तान के अंदर ढंग की लैंड डेवलपमेंट ही कोई नहीं कर सका। किसी को समझ ही नहीं आई कि यार सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, वाटर ड्रेनेज, दरख्त वगैरह जो हैं ये किस तरह से लगाने हैं। चौड़ी बुलेवार्ड भी बन सकती है पाकिस्तान के अंदर, वो खूबसूरत तरीके से सफाई के साथ रहा भी जा सकता है। और अगर किसी ने फेलियर ऑफ इमेजिनेशन देखना है तो कराची DHA चले जाएं। इतना घटिया कंस्ट्रक्शन की अर्ली 90s से, कोई विजन नहीं था, कोई सेंसिबिलिटी नहीं थी।
تو ملک کا جو مسئلہ ہے، عادل شاہ زیب نے بھی وہاں پہ ملک ریاض کے بارے میں کامنٹ کر دیا. یہ ایک اسٹیریوٹیپیکل کامنٹ تھا کہ ملک ریاض کا بڑا پریشر ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر. پاکستان کے اور بھی سارے جو بزنس کارپوریشنز ہیں ان سب کا ہی پریشر ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی کسی بزنس اینٹی جو ایڈورٹائزمنٹ دیتی ہو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل کو، اس کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی نیگیٹو کامنٹ ملتا ہو؟ ملک پہ یہ فوکس کر لیتے ہیں. یہ اشتہارات کا جھگڑا ہے. جب میں دنیا نیوز میں ہوا کرتا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ چونکہ میاں عامر صاحب کے ساتھ ملک ریاض صاحب کے بڑے ذاتی پرسنل ایک ریلیشن شپ تھے، بڑا ان کا آپس میں زبردست ریلیشن شپ تھا، اور میاں عامر کا ویسے بھی اسٹائل ایسا تھا کہ وہ ہر بندے کو بڑا اوبلائج کرتے تھے. میں جب دنیا ٹیلی ویژن چھوڑ رہا تھا، ناراض ہو کے چھوڑ رہا تھا، میں نے مطلب میاں صاحب سے جھگڑا کر کے ناراضگی میں ٹیلی ویژن چینل چھوڑ دیا 2019 میں دنیا نیوز. تو میاں صاحب نے مجھے ہونڈا سیوک گاڑی جو تھی وہ ایز اے گفٹ مجھے دے دی. میں حیران پریشان رہ گیا. میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ مجھے آپ اسے کہتے ہیں مہینے کے لیے دے دیں جب تک میں اپنی گاڑی خرید لوں گا، بیکاز میں نے کبھی گاڑی خریدی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا آپ خریدیں نا. انہوں نے کہا میں یہ گاڑی آپ کو دے دیتا ہوں. میں نے سوچا مذاق کر رہے ہیں. اگلے دن مجھے دنیا نیوز کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ ہم آپ کے ڈاکومنٹس بھیج رہے ہیں بیکاز میاں عامر صاحب نے یہ ہونڈا گاڑی جو ہے یہ آپ کو گفٹ میں دے دی ہے. برانڈ نیو گاڑی تھی، صرف 1 سال چلی بھی تھی. تو جس طرح کا ریلیشن شپ میاں عامر نے اپنے تمام کولیگس کے ساتھ رکھا یا اپنی ٹیمز کے اندر رکھا، اسی طرح کا ریلیشن شپ ان کا ملک ریاض کے ساتھ تھا. چونکہ میری ان سے بہت گپ شپ لگا کرتی تھی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کس طرح سے ملک ریاض کا دلبہریہ جو ہے وہ دنیا کو چونکہ کروڑوں روپے کے ایڈ دیتا تھا. 2-2.5 میڈیا گروپ ایسے تھے جن کو اس ایشو کے اوپر شدید خار تھی، اور انہوں نے ملک ریاض کے خلاف بہت ہی گندا گھٹیا ڈیمونائزنگ پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کیا. چونکہ ہم اب تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو کرٹیکلی دیکھیں. آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بحریہ ٹاؤنز میں انویسٹ کیا ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے ان کو نقصان بھی ہوا ہوگا، لیکن شاید کسی اور پاکستانی لینڈ ڈیولپر نے اتنا زیادہ لوگوں کو ویلتھ کریشن کر کے نہیں دی ہے پاکستان کے اندر جتنی ملک ریاض نے کی. پر یہ تو ایک سائیڈ ایشو ہو گیا. چونکہ میں بھی بیٹھ کے ساری ویڈیوز دیکھ رہا تھا جو اسلام آباد لٹریری فیسٹیول کی ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ منیب فاروق کے اوپر، عادل شاہ زیب کے اوپر، اسی طرح ایک اور بھی بہت ہی سینسٹیو پڑھا لکھا سینسیبل پاکستانی ٹی وی اینکر ہے عادل عباسی، جو پہلے ARY میں ہوتے تھے. بہت اچھے انسان ہیں، سینسٹیو آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ان کو بھی بڑا ظلم کیا گیا. ان کو اٹھا کے بار بار واگا کے بارڈر پہ بھیج دیتے تھے. یہ جو کچھ پاکستان کے نظام نے کیا ہے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، یہ بڑی زیادتی کی ہے. بہرحال آفٹر آل دس میڈیا ڈسکشن لیٹ می ناؤ کم بیک ٹو عمران خان کی جو 2 کیسز ہیں. عمران خان کے بلکہ کیسز سے پہلے ذرا نواز شریف صاحب کی پالیٹکس دیکھ لیں. یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک الیکٹورل الائنس جو ہے شروع کرنے کی کوشش کی ہے جناب PMLN نواز شریف اور MQM کی جو میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایک الیکٹورل الائنس کی بات ہے، اس میں آپ کو کلیئرلی پتہ چلنا چاہیے کہ ہمٹی ڈمٹی کو خود سے یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں اب وہ پرانا والا نواز شریف نہیں ہوں جو جینونلی پاپولر تھا. نواز شریف انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بیوقوف آدمی نہیں ہے. اس نے اسیسمنٹ کر لی ہے کہ نواز شریف کی میری ابھی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے. نواز شریف صاحب کی سیاسی صورتحال کتنی کمزور ہے اس کا لوگوں کو ٹھیک طرح سے اس لیے نہیں پتہ چلتا کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی کے ساتھ ایسے مشہور و معروف لوگ جو گزشتہ 20-25 برس کی پاکستان کی تاریخ کے مشہور سیاسی شخصیات میں ان کو شمار کیا جاتا ہے 90 سے، جیسے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. تو چونکہ یہ لوگ ابھی بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لوئل ہیں، اس لیے ذرائع ابلاغ کو ٹھیک طرح سے اندازہ ہو نہیں پا رہا آن اے اسٹیٹسٹیکل لیول کہ نواز شریف صاحب کی سیاسی حیثیت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. گریجولی کسی زمانے میں وہ ایک آل پاکستان قسم کے لیڈر ہوا کرتے تھے جنہیں 2 صوبوں کے اندر مقبولیت حاصل تھی، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں. پھر وہ صرف پنجاب کے لیڈر ہو کے رہ گئے، پھر وہ اب صرف سینٹرل پنجاب کے لیڈر ہو کے رہ گئے تھے. اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ اب وہ لاہور کے اندر بھی شاید سیٹیں اپنی خود 3 نہیں جیت سکتے، اور ان کی جو یہ کمزور سیاسی صورتحال ہے وہ مینار پاکستان کے اوپر چند دن پہلے انہوں نے 21 اکتوبر کو جو اپنا جلسہ کیا، اس سے ان کی حقیقت اسٹیبلشمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے. بیکاز وہ جلسہ پنجاب کی انتظامیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور بہت سے بزنس گروپس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس میں جو 15-20-22 ہزار لوگ لائے، اس میں سے آدھی سے زیادہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومتوں نے محنت کر کے اکٹھے کیے. وہ لوگوں کو تو ٹیلی ویژن کے لیے اکٹھے کر کے انہوں نے دے دیے، آپٹکس کے لیے، لیکن انہیں تو اچھی طرح سے پتہ ہے نا کہ وہ لوگ انہوں نے اکٹھے کیے. اب نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے کہ میری سیاسی صورتحال کتنی کمزور ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ ان کی سیاسی صورتحال کتنی کمزور ہے. MQM کے ساتھ یہ جو الائنس ہے نواز شریف صاحب کا کروایا گیا ہے،
یہ بنیادی طور پہ یہ تاثر قائم کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ کل کلاں جب ایم کیو ایم کو سیٹیں پوری کر کے کراچی سے دیں گے. چند دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو ری ایمرج کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا بنیادی مقصد ہے کہ کراچی جیسا جوان شہر, اربن شہر, جہاں پر ایک بڑی اسٹرانگ فیلنگ پائی جاتی ہے پوٹینشیل فار پی ٹی آئی, اس میں پی ٹی آئی کو جیتنے سے, سیٹیں نکالنے سے روکنے کے لیے آپ ایم کیو ایم کو دوبارہ سے رینیو کرنا چاہتے ہیں, اس کا ایک رینیول کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کا ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کا مطلب ہے کہ یہ تاثر اور امپریشن قائم کرنا کہ کل کلاں جب ایک رگڈ مینج الیکشن کے اندر ایم کیو ایم کو آپ زیادہ سیٹیں کراچی شہر سے دلائیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کو وہاں پر پی ایم ایل این کی سپورٹ بھی حاصل تھی. حقیقت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے پاس ٹھٹھے کی سپورٹ ہے, ٹھٹھ سپورٹ نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس کراچی اور حیدرآباد کے اربن سینٹر میں. پی ایم ایل این کا مزاج ٹوٹل پنجابی ہے, ٹوٹل سیاست پنجابی ہے. ان کے پاس کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے جس کو پنجاب کے لاہور شہر اور گوجرانوالہ اور شیخوپورہ یا سیالکوٹ کے باہر وہ بیچ سکیں, اور اس وقت تو ان کی وہاں پر بھی صورتحال بڑی پتلی ہے. ان کے پاس کوئی نیشنل نیریٹو ہے ہی نہیں. کراچی میں نیشنل نیریٹو کے بغیر, کراچی شہر کے نیریٹو کے بغیر اور پاکستان کے نیریٹو کے بغیر آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ اس وقت چیز چل رہی ہے, اور نواز شریف صاحب جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں اس پہ وہ چل رہے ہیں. لیکن میری بات یاد رکھیے گا, ہمٹی ڈمٹی sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again. اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمٹی ڈمٹی ہمارا ہی ہے, ہم نے اگر اس کو ساری اسٹرینتھ دینی ہے تو کتنی اسٹرینتھ طاقت دے سکیں گے. کیسز ختم کرنے ہیں, کنوکشنز ختم کرنی ہے, الیکشن کی ایلیجبلٹی دلانی ہے, بندے پورے کر کے دینے ہیں, سیٹیں کر کے دینی ہے, کتنی چیزیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمٹی ڈمٹی کے لیے کر سکے گی. Now coming back just 2-3 words about عمران خان's cases. 2 cases جو ہیں, 2 cases جو اس وقت عمران خان صاحب کے ہیں, دونوں بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں. ایک وہ انٹرا کورٹ اپیل ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ڈویژنل بینچ کے سامنے بریلینٹ لائر جناب سلمان اکرم راجہ صاحب پلیڈ کر رہے ہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ کیس ہے. اس کیس میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتی ہے. قانونی, لیگلی, کانسٹیٹیوشنلی اگر ریلیف ملنی ہوتی تو وہ تو خیر مل ہی جانی چاہیے تھی, لیکن سلمان اکرم راجہ کی پلیڈنگ اور بدلتے ہوئے جو پولیٹیکل حالات ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ ریئلائزیشن کہ الیکشن سے پہلے ان کو ڈیک کو ری ارینج کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈیک ری ارینج کر کے عمران خان کو وہ جتا دیں گے, لیکن عمران خان کو کسی نہ کسی پوزیشن میں اس پولیٹیکل ڈھانچے میں اسٹیبلشمنٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اس میں 2 مجھے کیسز بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں. ایک وہ پٹیشن جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے فائل کی ہوئی ہے, جسے ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ نہیں کیا, اس پہ بینچ نہیں بنایا, اور وہ بینچ جو بنایا جائے گا وہ بینچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 جگہوں سے عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتی ہے. ایک سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ہے بیرسٹر سلمان صفدر کی, اور جو یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سائفر کیس کی کانسٹیٹیوشن اس کی تشکیل کے حوالے سے. یہ دونوں کیسز بڑے امپورٹنٹ ہیں. لیٹس کیپ آن واچنگ دیم. Thank you so much.